नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील, सेंसिटिव और एक इमोशनल वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, ये जो वीडियो है ये ऑटिज्म के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, ऑटिज्म, वही ऑटिज्म जो हमारे छोटे बच्चे जो होते हैं हमारे समाज के अंदर, उनके अंदर ये बहुत तेजी से दिखने लगा है। बहुत तेजी से अपने पैरों को ये पॉपुलेशन के बीच में फैलाता जा रहा है। एक जमाना होता था आज से 6-7 साल 8 साल पहले का, इनफैक्ट 5 साल पहले का, कि जब हम ऑटिज्म के बारे में इतना फ्रिक्वेंटली नहीं सुनते थे। हमें ऑटिज्म के बारे में, इसके केसेस के बारे में बिल्कुल भी सुनने में नहीं आता था। कई मर्तबा तो शुरू में ये हालत था कि ऑटिज्म को सुनकर के लोगों को एक गूगल सर्च करना पड़ता था, लोगों को किताबों की तरफ जाना पड़ता था, किताबों को देखना पड़ता था कि यार ये ऑटिज्म है क्या, कौन सी बीमारी है, मार्केट में कौन सी नई बीमारी आई है। बट आज की डेट में इसके जो केसेस हैं वो इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं कि मुझे डेफिनेटली मेरी प्रैक्टिस के अंदर मेरे सामने बहुत से केसेस आए हैं। जो हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर और सपोर्टर्स हैं, जो कि 90% डॉक्टर्स हैं, ये उनके सामने केसेस चल रहे हैं। हमने भी इनके ऊपर बहुत काम करा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और हमारे जो सपोर्टर्स हैं, हमारे प्यारे से सुबोध रंजन मिश्रा जी, राइट नाउ ही इज वर्किंग ऑन द सम केसेस ऑफ द ऑटिज्म एंड द रिजल्ट्स आर मार्वेलस। तो मेरे को इसलिए मजबूर होना पड़ा कि मैं एक वीडियो बनाया जाए इस बारे में कि ऑटिज्म क्या होता है, क्यों होता है, इसके साइन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और इसके बारे में एक डिटेल बट शॉर्ट में चर्चा करी जाए। तो हियर इट इज अ वीडियो ऑन द ऑटिज्म। अब जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, ऑटिज्म, ऑटो मतलब कोई भी चीज जो अपने आप चलती है, दैट इज नोन एज द ऑटो रेगुलेटिंग या सेल्फ रेगुलेटिंग। तो जो ऑटिज्म का पुराना नाम हुआ करता था वो ऑटोमेटिज्म इससे संबंध इसका था। ऑटोमेटिज्म मतलब ऑटोमेटिक बिहेवियर से संबंधित था। तो ऑटिज्म जो होता है, सबसे पहले जिन मेरे दर्शकों को नहीं पता उनको बता देता हूं कि एक मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन है। मानसिक डेवलपमेंट जब बच्चे का उतना नहीं हो पाता तो इस कंडीशन को कहीं ना कहीं ऑटिज्म से इसको रिलेट करा गया है कि जब मानसिक जो फैकल्टी है, मेंटल फैकल्टीज हैं, जो मानसिक पावर है, जो मेंटल ग्रोथ है, जब मेंटल ग्रोथ, ये मैं ब्रेन की ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेंटल ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब मेंटल ग्रोथ उतनी एक पेशेंट की नहीं हो पाती है ना, और ये कार्यक्रम लगभग शुरू में से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसा बच्चा पैदा होता है मिनिमम 12 महीने, है ना, 12 महीने मतलब उसके 1 साल होने तक ये इसका शुरुआत हो जाता है, इसके लक्षण दिखने लगते हैं। फिर जो वो बच्चा रहता है वो एज ए मेंटल रिटार्डेड ही रहता है, ऑलमोस्ट हिज रेस्ट ऑफ द लाइफ वो एज ए मेंटल रिटार्डेड रहता है, और वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है पूरे जिंदगी में। तो ये जो मेंटल ग्रोथ रिटार्डेशन या फिर मानसिक ग्रोथ के रुक जाने को, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटिज्म। बड़ा सिंपल शब्दों में। ऐसी और भी मेडिकल कंडीशंस होती हैं। देयर आर मोर मेडिकल कंडीशन जिसमें पेशेंट का मेंटल रिटार्डेशन होता है, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, जैसे कि इंसेनिटी है, जैसे कि इम्बिसिलिटी है। वो अलग चीज है, बट हम यहाँ पे ऑटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन कंडीशंस के अंदर वो एकदम अलग बात है। वो तो उनके ऊपर जब वीडियो बनेगा तब करेंगे। तो इसको कहते हैं ऑटिज्म। ऑटिज्म होने का क्या कारण क्या है? ऑटिज्म होने का मेन जो रीजन है, दैट इज द इंट्रा यूटेराइन मेंटल डेवलपमेंट का रिटार्डेशन ही ऑटिज्म होने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। आप समझे मेरी बात कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो 2 प्रकार का डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का। एक होता है स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। व्हाट इज स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट? कि उसका स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसका लीवर, उसका किडनी, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसके हाथ, उसके पैर। तो एक हो रहा होता है इनका फिजिकल डेवलपमेंट, कि भाई ये ऊपर से दिखने के अंदर ये स्ट्रक्चरली वेदर दे आर नॉर्मल और नॉट, ये नॉर्मल डेवलपमेंट है कि नहीं ब्रेन का। अब ब्रेन के अंदर काम करने की क्षमता का भी डेवलपमेंट उसी वक्त चल रहा होता है जब ये बच्चा पेट के अंदर है। बट दोस्तों, इसके लिए हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। मतलब हम एक सोनोग्राफी करके ये तो देख सकते हैं कि यार, क्योंकि ये सवाल लोग करते हैं, ये मेडिकल फिटर्निटी से भी सवाल उठा है कि भाई अगर ऐसा कुछ था कि बच्चे के अंदर कोई कमी थी तो हम अबॉर्शन करा लेते हैं, हमें पता क्यों नहीं चला? क्या पता नहीं चल सकता? तो इसलिए नहीं चल सकता कि स्कैनिंग से हम सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट देख पाएंगे कि ब्रेन अपने गर्भ के हफ्ते के अनुपात में ब्रेन उतना डेवलप हो रहा है कि नहीं हो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बट दिक्कत यह है कि वो ब्रेन तो फिजिकली तो डेवलप हो रहा है आकार के हिसाब से, बट उस ब्रेन के अंदर उसकी मेंटल फैकल्टीज और ब्रेन के अंदर जो बाकी फंक्शनलिटी होती है, वो फंक्शनलिटी कितनी डेवलप हो रही है इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, इसकी कोई जांच नहीं करी जा सकती। वो पैदा होने के बाद ही पता लगेगा।
हम सिर्फ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, हम फंक्शनैलिटी नहीं देख सकते। ये कितना अच्छा ब्रेन का बच्चा है, ये मेंटली स्वस्थ है कि नहीं है, ये हमको नहीं दिखेगा। ये हमको ऑटिज्म है कि नहीं है इसके पैदा होने के बाद ही हमको पता लगेगा। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द ऑटिज्म। तो क्या है ऑटिज्म? मेंटल ग्रोथ का ना होना। मेंटली पेशेंट उस हिसाब से उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं होती है जिस हिसाब से उसके ब्रेन की फिजिकल ग्रोथ हो रही है। अब ऑटिज्म को लेकर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको समझाना चाहूंगा, जो आपको एज अ प्रैक्टिशनर पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है आम लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ डॉक्टर्स को एजुकेट करने के लिए बना रहा हूँ। अगर मेरे डॉक्टर बंधुओं के सामने कोई ऑटिज्म का केस हो तो इस वीडियो का वो लोग रेफरेंस लेकर के प्रॉपरली उसको ट्रीट कर पाए। बस मेरा एक ही मकसद है, मेरा और कोई मकसद नहीं है। ये आम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप लोग इतने लापरवाह हैं कि बड़ी से बड़ी बीमारी में आप लोग जो है एक वीडियो देख करके मेडिसिन खा लेते हो, फिर आपको एग्रीवेट हो जाता है, कई लोगों की तो जान तक चली जाती है। बट आपको कोई मतलब नहीं है, आप लोग मेडिकली लिटरेट होना ही नहीं चाहते। आप बस यूट्यूब पे जाते हो, आप ये नहीं देखते कि आप एक बुखार का ट्रीटमेंट कर रहे हो या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की बात कर रहे हो। बस आपको यह है कि हमको बस मेडिसिन पता चल जाए और हम फांक लें उसको। तो मैं आम लोगों के लिए वीडियो है ही नहीं। अब ऑटिज्म के बारे में कुछ चीजें हमको समझना है कि ऑटिज्म का ब्रैकेट कितना बड़ा है, मतलब कितना बड़ा ब्रैकेट है। मतलब इसके अंदर ऑटिज्म के केस के अंदर जैसे कि होता है ना, एक ब्लड के अंदर कोई चीज की रेंज है कि भाई मिनिमम कैल्शियम इतना होना चाहिए, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, ठीक है? तो एक ब्रैकेट होता है, हर एक चीज का एक ब्रैकेट होता है। ऑटिज्म का ब्रैकेट दोस्तों इतना बड़ा है कि ये जो है बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट से लेकर के, मतलब ऑटिज्म का पेशेंट इतना नॉर्मल हो सकता है, इतना ज्यादा नॉर्मल हो सकता है कि उसके समाज के अंदर, समाज के बीच में होने का हमको पता ही ना चले। मतलब ऑटिज्म यहाँ इतना नॉर्मली भी होता है। मतलब कहने का है कि ऑटिज्म के जो लक्षण हैं वो बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नहीं के बराबर, असिम्प्टोमेटिक से लेकर के बहुत सीवियर लक्षणों तक इसके बीच में रेंज करते हैं। मतलब एक तरफ तो एक ऐसा पेशेंट है जो इतना नॉर्मल है पर वो ऑटिज्म का केस है। कई बार तो उसको और उसके पेरेंट्स को पता ही नहीं चला, उसने अपनी पूरी जिंदगी बिता ली और पूरी जिंदगी बिताने के बाद उसकी मौत हो गई, पर दुनिया को पता ही नहीं चला कि ये ऑटिज्म का केस है। मतलब इतने माइल्ड सिम्टम कई बार ऑटिज्म के होते हैं, और वहीं ये माइल्ड से लेकर के वो सिम्टम इतने ज्यादा सीवियर भी हो सकते हैं कि ये पेशेंट कुछ भी करने के लिए कैपेबल नहीं है। ये अपना खुद से कोई काम नहीं कर सकता, ये अपना कुछ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, पॉटी खुद नहीं जा सकता, इसको हर काम में मदद की जरूरत चाहिए। कई बार तो ऑटिज्म का पेशेंट प्रॉपरली चल भी नहीं पाता है ना, उसके अंदर चलने में भी डिसेबिलिटी हम देखते हैं। मतलब ये रेस्ट ऑफ द लाइफ ये पेशेंट अपने मदर फादर के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है, और इसका कुछ भी नहीं है, इसका कोई कैरियर नहीं है, इसका कोई सोशल लाइफ नहीं है, इसका कोई मैरिटल रिलेशनशिप में ये जा ही नहीं सकता। तो मतलब ये कहना चाहता हूँ इतना बड़ा रेंज है ऑटिज्म का कि बिल्कुल असिम्प्टोमेटिक से लेकर के इतना सीवियर कि वो पेशेंट अपनी हर चीज के लिए, अपनी पूरी जिंदगी के लिए अपने माँ बाप पे निर्भर हो जाएगा। तो ये ऑटिज्म है। अब ऑटिज्म होने का कारण क्या है? पहली चीज तो ये साफ साफ लिखा है मॉडर्न मेडिसिन में कि इसके होने का कारण हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता है, बिल्कुल हमको कोई जानकारी नहीं है। इसके होने का वजह क्या है हमको बिल्कुल भी पता नहीं है। कई जगह कुछ चीजें लिखी हुई हैं, है ना। एक मैंने छोटा सा एक स्क्रीनशॉट गूगल से निकाला, वो मैं भी आपके सामने पढ़ के दिखाऊंगा, बड़ा अच्छा है। वो अच्छा है, उसके अंदर रिस्क बता रहे हैं कि अगर ऑटिज्म आपको देखना है कि किस परिवार में होगा तो कुछ उसमें रिस्क फैक्टर्स हैं, वो मेरे को समझ में आए, वो वाकई में अपीलिंग है। तो बेसिकली ऑटिज्म जो है वो कई लोगों के परिवार में जेनेटिकली डिटरमाइंड डिसऑर्डर चल रहा होता है, ठीक है। ये तो एक एक्सप्लेनेशन है जो मॉडर्न मेडिसिन मानती है कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, ठीक है, परिवार के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो लोगों को, उस परिवार के बुजुर्गों को पता रहता है कि जब जैसे ही बच्चा हुआ 2.5-3 साल का हुआ, इसका डेवलपमेंट के बारे में भी बात करेंगे अभी, कि बच्चा 2-1 साल 1.5 साल का हुआ, उसने अपना बोलना नहीं चालू करा, उसके माइलस्टोन लेट हो गए, ये डेवलपमेंट में पूरी बातें आएंगी कि किस तरह से डेवलप होता है, कैसे हमको पता लगेगा। तो घर के बुजुर्ग दादी नानी होती है, वो बोलती है अरे हाओ यार, ऐसा तो यार हमारा एक बच्चा हुआ था, वो तो खत्म हो गया था, बड़ा छोटा था, बड़ी पुरानी बात थी, अब तुम लोगों से क्या करते। तो ये मतलब कुछ जीन्स होते हैं, कुछ ऐसे जेनेटिकल कुछ फैक्टर्स आते हैं जो ऑटिज्म को पैदा करते हैं किसी भी पीढ़ी के अंदर। दूसरा है जो मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है कि मॉडर्न मेडिसिन एक चीज और मानती है कि ऑटिज्म जो है वो कई फैक्टर्स के साथ में
कोइंसिडेंस जब मिल जाते हैं तब ऑटिज्म का बच्चा पैदा होता है। ये हम डेवलपमेंट और वो स्लाइड के बारे में बात करेंगे। स्लाइड नहीं, एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि ऑटिज्म का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, क्या वो तरीका है, पैटर्न है जिससे ऑटिज्म डेवलप होता है। जब बच्चा पैदा हुआ है तो 1 साल, कई बार विद इन द 12 मंथ, जैसे ही वो 1 साल का होता है, उस 1 साल के अंदर माँ बाप को कुछ ना कुछ डाउट होने लगता है, क्योंकि 1 साल की वो उम्र होती है कि बच्चा आई कांटेक्ट करने लगता है, बच्चा गुजी गुजी पूची पूची करने पर रिस्पॉन्ड करने लगता है, पर ऑटिज्म का बच्चा उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो मिनिमम 1 साल एक समय है कि अगर ऑटिज्म है बच्चे के अंदर तो माँ बाप को कुछ अंदेशा होने लगता है कि यार ये तो हमारी बात का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये तो हमसे बात नहीं कर रहा है, ये तो स्माइल नहीं कर रहा है, ये हमारी चीजों को लेकर रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये हमसे आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। 1 साल में होने वाले जो हल्के फुल्के माइलस्टोन है वो माइलस्टोन भी हमको नहीं दिख रहे हैं। तो ये यहाँ से चालू होता है। कई बच्चों के अंदर वो 3 साल के होते हैं तब तक हमें कोई भी इसका लक्षण नहीं दिखता। मतलब कहने का है कि एक तरफ तो 1 साल के अंदर ही इसकी शुरुआत हो गई, माँ बाप को डाउट होने लग गया, जो मैंने अभी आपसे बात की। दूसरी तरफ 2.5 साल तक ये बच्चा प्रॉपरली डेवलप हो रहा था, बिल्कुल तगड़ा डेवलप हो रहा था, सारे माइलस्टोन बड़े अच्छे थे, आई कांटेक्ट बराबर करता था, हल्का फुल्का बोलने लग गया था, बातचीत भी करने लग गया था, है ना। जो भी एज होती है, पहली बार पलटने की वो पलटा भी, फिर पहली बार बैठने की वो बैठा भी, पहली बार चलने की वो चला भी। बट 2.5 साल तक सारी मेंटल फैकल्टीज प्रॉपरली डेवलप हो रही थी। बट 2.5 साल के बाद कई बार ऐसा होता है कि 2.5 साल के बाद एकदम से टेपर डाउन होने लग गया, बिल्कुल डाउन पड़ गया। मतलब वो सारी चीजें, वो सारे रिएक्शंस, वो सारे कम्युनिकेशंस, क्योंकि जो ऑटिज्म है उसके अंदर एक आम बच्चे से ऑटिज्म के बच्चे के अंदर सिर्फ 3 चीजों में फर्क होता है। वो 3 चीजें हैं, उसका बिहेवियर, उसका इंटरेक्शन और उसका कम्युनिकेशन। क्या क्या? बिहेवियर, इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन। और यही बिहेवियर और इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के अंदर जो फर्क है, ये इसको कहीं ना कहीं मेंटली बैकवर्ड, मेंटल रिटार्डेशन का केस बना देता। तो एक तरफ तो 1 साल में ही सिम्टम दिखने लग गए, दूसरी तरफ 2 से 2.5 साल तक कोई सिम्टम नहीं दिख रहे थे। 2.5 साल से जैसे ही सिम्टम दिखने चालू हुए कि उसने अपना रिएक्शन बंद कर दिया, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसका कम्युनिकेशन और उसका इंटरेक्शन का लेवल, ये सब चेंज हो गया। तो अल्टीमेटली 3 साल तक इस बात का सत्यापन हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा ऑटिज्म का है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द ऑटिज्म। अब ये डिपेंड करता है कि इस बच्चे के ऊपर इसको कितना डेप्थ में बीमारी है, बीमारी का लेवल क्या है, उस लेवल पे डिपेंड करेगा कि ये बच्चा अपनी आगे की लाइफ कैसी लीड करने वाला होगा। अगर माइल्ड ऑटिज्म होगा तो बहुत हल्के से सपोर्ट के साथ ये आदमी अपनी पूरी जिंदगी को अच्छे से बिता देगा, विदाउट एनी मेडिकल असिस्टेंस। हल्का फुल्का असिस्टेंस लगता है इन लोगों को, है ना, बहुत थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ता है। और अगर किस्मत खराब हुई तो यही बच्चा आज जो 3 साल में ऑटिज्म डिटेक्ट हुआ है, आने वाले 2 साल के अंदर इतना ज्यादा ये केस डिटोरिएट हो जाएगा कि इसको हर चीज के लिए अपने माँ बाप की जरूरत होगी। ये कम्युनिकेशन करना बिल्कुल बंद कर देगा, इंटरेक्ट करना बंद कर देगा, इसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये अपनी ऑटोमेटिक दुनिया में चला जाएगा, जिससे इस बीमारी को इसका नाम मिला ऑटिज्म। ठीक है ना, ये वहां पे चला जाएगा। उस दुनिया में जाने के बाद फिर ये इस दुनिया से कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद कर देगा और फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट होगा। अब हम आते हैं कि वो, अब जैसा कि मैंने बताया कि इसका कॉज मल्टीपल कुछ फैक्टर्स मिलते हैं, तो इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसमें से जो लास्ट वाला फैक्टर है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए। और जो लास्ट वाला फैक्टर है, जो चौथा फैक्टर है, वही कारण है जिसकी वजह से आज हम लोगों के बीच में, हमारे समाज के बीच में ऑटिज्म के बच्चों को इतना फ्रिक्वेंटली देख रहे हैं। अब आते हैं उन फैक्टर्स के ऊपर जो मैंने एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया। जो 4 फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि ऑटिज्म होना का चांसेस इस परिवार के अंदर कितने ज्यादा हैं, वो 4 फैक्टर हैं। सबसे पहला, हैविंग अ सिबलिंग विद द ऑटिज्म, कि आपके घर ऑलरेडी एक बच्चा अगर हो चुका है, ठीक है, या तो वो आपका खुद का बच्चा हो सकता है जो ऑटिज्म का था, तो इस बात के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आपका अगला बच्चा भी ऑटिज्म का होगा, ये समझ लीजिएगा। दूसरी चीज, यदि आपके कजन क्लोज रिलेशनशिप में, ब्लड रिलेशनशिप में किसी के साथ ऑटिज्म का बच्चा है, खासकर अगर आपके भाई में, आपकी बहन के अंदर, तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके घर एक ऑटिज्म चाइल्ड होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा पॉइंट, हैविंग अ सर्टेन जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ऐसे परिवार आइडेंटिफाई करे हैं मेडिकल साइंस ने जिनके परिवार के अंदर एक्स क्रोमोसोम के फ्रेजाइल होने की प्रॉब्लम थी, जिसको कहते हैं फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे परिवार इंडिया में भी हैं, ऐसे परिवार इंडिया के बाहर भी। तो उनके अंदर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर कोई ना कोई दिक्कत थी जिसको मेडिकली फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, और इनकी पीढ़ी में
हर 2-3 पीढ़ी के बाद एक बच्चा ऑटिज्म का पैदा होता है। अगर ऐसा कुछ है तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं ऑटिज्म के बच्चा पैदा होने के। तीसरा जो पॉइंट है, एक्सपीरियंसिंग द कॉम्प्लिकेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ, जैसे कि बच्चे के गले के अंदर नाल लपट गई, जो इंट्रायूटेराइन कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अरे यार वो तो बच्चे की धड़कन आनी बीच में बंद हो गई थी, फिर वो डॉक्टर साहब के पास ले गए, तब उनने कुछ करा, तब जाके बड़ी मुश्किल से धड़कनें लौटी। ये सारी बातें की बात कर रहा हूँ। बच्चे के गले में नाल लपटी हुई थी, जो महिला थी उसकी हाइट छोटी थी, वो छोटी इतनी साइज में छोटी थी कि वो गर्भ इतना बड़ा के कारण वो गर्भ नहीं समा पा रहा था और अंदर ही अंदर बच्चे के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो रहा था। वो तो हम नॉर्मल डिलीवरी करा रहे थे तो बच्चे के गले में नाल लपट गई, बड़ी मुश्किल से वो जिंदा बचा। क्यों? क्योंकि जब एस्फेक्सिया की कंडीशन बनती है, फर्ज करिए बच्चे के गले में अंदर नाल लपटी हुई है 2 या 3 राउंड, अब बच्चा ग्रो हो रहा है पर नाल वैसी की वैसी है, तो कहीं ना कहीं उसकी ऑक्सीजन सप्लाई टुवर्ड द ब्लड जो है ना वो रुक जाती है। और यही जो ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड को रुकी है, हो सकता है इसके कारण उसका मेंटल ग्रोथ उतनी नहीं हुई है, मेंटल डेवलपमेंट नहीं हुआ। उसका ब्रेन का तो डेवलपमेंट हो गया बट उसके अंदर मेंटल फैकल्टीज नहीं डेवलप। तो हो सकता है ये सारे जो बातें होती है, जिन सारी बातों को बर्थ कॉम्प्लिकेशन में डाला गया है, तो अगर किसी के केस के अंदर बर्थ कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा रहे हैं तो उस बच्चे का कोई ना कोई ऑटिज्म या ऑटिस्टिक बिहेवियर के साथ पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और लास्टली जो चौथे पॉइंट का मैंने वादा किया था, और वो चौथा पॉइंट है कि बीइंग बोर्न टू द ओल्डर पेरेंट्स। जी हाँ दोस्तों, यही चौथा पॉइंट है जिसके कारण हमारे समाज में ऑटिज्म के इतने सारे केसेस आ रहे हैं। हम लोगों के पास कैरियर बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। हम लोग बुढ़ापे में शादियां कर रहे हैं, हम लोग बुढ़ापे में लिटरली बुढ़ापे में शादी कर रहे हैं। एक जमाने में 16-17 साल की उम्र में शादियां हो जाया करती थी, बट आज का वो डेट है कि यहाँ पे लोग 30-32-35 साल की उम्र में जाकर के शादी कर रहे हैं, 35-37 साल में शादी कर रहे हैं और इनके पहला बच्चा होते होते इनको 40 साल की उम्र में हो जाती है। और दोस्तों, जिन लोगों को ओल्डर एज के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, वो ओल्डर एज में पैदा होने वाले बच्चों का ऑटिज्म का होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये था पूरा का पूरा एक डिटेल्ड, मैंने आपको ऑटिज्म के बारे में एक एक चीज के बारे में बताया, वो भी पॉइंट जो यूट्यूब में किसी ने नहीं करे हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, कोई फोकट टाइम वेस्ट नहीं करना। अब आते हैं सीधे सीधे इसका होम्योपैथिक मेडिसिन पे। मैं ये वीडियो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए बना रहा हूँ और यहाँ पे कोई एक मेडिसिन स्पेसिफिक ऑटिज्म पे बताने में कि ब्रह्मा जी का वरदान के रूप में आप ये मेडिसिन एक देंगे और पेशेंट के अंदर इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए है तो इसके अंदर मैं ऑटिज्म की 3 सबसे मुख्य मेडिसिन के बारे में बात करूंगा और इसके अंदर ऑटिज्म में यूज होने वाली 2 इंटरकरेंट मेडिसिन के बारे में बात करूंगा। तो द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन्स इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द ऑटिज्म आर, जो पहली है वो है थूजा इन द 30 पोटेंसी। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो जितनी भी चीज है हमने जिस बारे में बात करी है, कहीं ना कहीं साइकोटिक कैरेक्टर रखती है। अब वो किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो अन्यथा और लंबा करने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो जो पहली मेडिसिन है ये है थूजा इन द 30 पोटेंसी। दूसरी मेडिसिन है बेराइटा कार्ब इन द 30 पोटेंसी। जी हाँ दोस्तों, बेराइटा कार्ब 30 पोटेंसी में। क्यों? क्योंकि whenever we are talking about the mental dwarfishness, whenever we are talking about the mental retardation, whenever we are talking about the mental growth retardation, तो आप हो नहीं सकता कि बेराइटा कार्ब आपके दिमाग में ना आए अगर आप एक ठीक ठाक प्रैक्टिशनर है तो भी। तो बेराइटा कार्ब इन द 30 पोटेंसी। और तीसरी मेडिसिन है नेट्रम म्यूर इन द 30 पोटेंसी। क्यों? क्योंकि नेट्रम म्यूर के अंदर डिलेड माइलस्टोन के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ऑटिज्म का एक मेन लक्षण बन जाता है कि लेट इन लर्निंग टू टॉक। आप जब भी किसी भी रिपर्टरी के अंदर ये ढूंढेंगे, क्योंकि माँ बाप आपके पास इनिशियली ऑटिज्म की कंप्लेंट नहीं आने वाली। जब ये बच्चा 2.5 साल का होगा और इसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन की शुरुआत होगी तो माँ बाप आपके पास ये जो पहला लक्षण होता है ऑटिज्म का जो हमको दिखता है वो होता है कि साहब बोलना नहीं पाता। जो एक एज होती है उस एज पे अगर बच्चा बात नहीं करेगा, है ना, बोलेगा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर बच्चा जो लेट बोलना शुरू करता है वो ऑटिज्म का पेशेंट है, बट ऑटिज्म के पेशेंट के ये इनिशियल लक्षण होते हैं कि वो अपनी अप्रोप्रिएट एज में बोलना नहीं शुरू करता। तो इसलिए नेट्रम म्यूर इन द 30 पोटेंसी। जो तो 3 मेडिसिन हो गई, वो हो गई थूजा 30, बेराइटा कार्ब 30 और नेट्रम म्यूर 30, है ना। अब आप एज ए डॉक्टर आप खुद डिसाइड करो, आप तीनों देना चाहते हो या आपको कोई 2 मेडिसिन के स्पेसिफिक लक्षण मिल रहे हैं तो आप 2 दे सकते हो, अदरवाइज आप लोग तीनों दे सकते हो। तो मेडिसिन का जो डोज होगा 4-4 गोली दिन भर में सिर्फ 2 बार देना है और मिनिमम शुरू में 2 महीने के लिए प्रिस्क्राइब करना है। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि 2 महीने में काफी अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब आता है कि ये मेडिसिन काम ही नहीं करेंगी। हो रहा है ये,
हमने अपने एक्सपीरियंस कर लिया ये चीज, है ना, कि ये मेडिसिन उतना अच्छा काम नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि इतनी तगड़ी बीमारी है कि कुछ इसके इर्द गिर्द कुछ माइजमेटिक शेल हैं। तो जो दो माइजमेटिक एंटी माइजमेटिक इंटर करंट है जो इसके अंदर हमको यूज करना है, वो पहली है ट्यूबरकुलिनम। जी हाँ दोस्तों, ट्यूबरकुलिनम इन द 200 पोटेंसी एज अ एंटी माइजमेटिक, और जो दूसरी है वो है सिफिलिनम इन द 200 पोटेंसी। और इन दोनों में से किसका चुनाव करना है, क्योंकि ये वीडियो डॉक्टर्स के लिए है, तो ये आपको अपने विवेक से डिसाइड करना है, अपने पेशेंट के अंदर सिम्टम्स से डिसाइड करना है कि आप दोनों को यूज करना चाहते हो या किसी एक को यूज करना चाहते हो। तो ट्यूबरकुलिनम 200 और सिफिलिनम 200, डोजेज होगा हफ्ते में सिर्फ एक डोज, संडे के संडे एक डोज देना है 200 पोटेंसी का, और वो भी 15 दिन में एक बार, मतलब मैक्सिमम आप एक महीने में 2 खुराक दे सकते हैं। और ये जो पूरी ट्रीटमेंट रिगेम मैंने बताई है, इससे मैं इस बात का आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको आपके पेशेंट के अंदर ये ट्रीटमेंट अगर आपने मिनिमम 6 से 8 महीने चला दिया, तो पेशेंट के अंदर आपको ऑटिज्म के केस के अंदर जमीन से आसमान का फर्क ना दिखेगा, तो आप मेरा नाम बदल सकते। ये था एक छोटा सा वीडियो ऑटिज्म के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो अगर यहाँ तक देखा है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम इस तरह का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं। इस हफ्ते में आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के अंदर और इस हफ्ते में होने वाले 3 लाइव स्ट्रीम सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।